नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 जनवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले उसके बारे में। आज के करंट अफेयर का भूत, करंट अफेयर के भूत को मारने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ लिख दो करंट अफेयर का आज का भूत। ठीक है, करंट अफेयर का भूत। ये क्यों? क्योंकि लोगों के मन में भूत ही है करंट अफेयर का। हम देखेंगे ना इस आर्टिकल में, आप देखना कितने टॉपिक है वो आपने पढ़े हुए नहीं या सुने हुए नहीं है। कौन सा टॉपिक जो कि आपको करंट अफेयर का लगता है? पहला टॉपिक जो हमारा है अर्थक्वेक यानी भूकंप का है। क्या आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं सुना? क्या आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है? तो ये करंट अफेयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे करते कैंसल। दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। इसे करंट अफेयर बोल सकते हो क्योंकि ये सुर्खियों की वजह से आया, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है। उसके बाद में ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, दो वीज़ा पॉलिसी, दो नए वीज़ा आए हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो ये भी सुर्खियों में है, तो ये करंट अफेयर का है। ये स्टैटिक्स में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में तीसरा इसकी जो हमारा टॉपिक है चौथा, वो है लीड्स रिपोर्ट के बारे में। तो ये करंट अफेयर मानोगे? ये नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है, बार बार न्यूज़ में रहता है, तो इसको करंट अफेयर नहीं मान सकते हैं। ये भी है, तो ऐसे मैं क्यों बार बार ये डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोग यूँ डरते हैं कि करंट अफेयर, तो इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मेन कोर सब्जेक्ट है उसे फुल कर दोगे, उसे कंप्लीटली पढ़ लोगे, तो आपको करंट अफेयर से डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ करंट अफेयर तो उसी में से ही आता है। बाहर से करंट अफेयर बनता ही नहीं है। कुछ करंट अफेयर जो अलग से बन जाता है, वो प्रीलिम में एक दो उसके क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ें अलग से आती है। बाकी मोस्ट ऑफ तो आपके स्टैटिक्स का पार्ट ही है। ठीक है, फिर बनियाल नेशनल ये है, बनियाल बाईपास है, तो ये करंट अफेयर का कह सकते हैं कि कोई नया रोड बना है, बाईपास बना है, तो ये करंट अफेयर का है। उसके बाद में कुछ शॉर्ट में आर्टिकल है, ठीक है, वो स्पेसिफिक करंट अफेयर का ही है, तो उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर का भूत है, जिसे हम मारेंगे। अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। ये हमारे प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात करेंगे अर्थक्वेक क्यों आता है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वहाँ ही क्यों देखने को मिलता है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड ही है। क्यों ये चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से है कि तिब्बत में यहाँ पर अभी एक भूकंप देखने को मिला है, एक अर्थक्वेक आया है। इसकी वजह से 126 लोगों की जान चली गई है। इस वजह से ये मुद्दा है वो चर्चा में आया है। ये है तिब्बत का रीजन, इसे सिंगात से ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, सिंगात से। यहाँ पर भूकंप देखने को मिला है और इस भूकंप की वजह से 126 लोगों की जान चली गई है। इस वजह से ये टॉपिक है वो चर्चा में है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे ये जो रीजन है ना, हिमालयन रीजन, यहाँ पर समय समय पर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। तो क्या कारण है यहाँ पर समय समय पर भूकंप की घटना क्यों देखते मिलती हैं, पहले ये जानेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि ऐसी वर्ल्ड में और कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में इन सबको समझेंगे। तो अब इस कारण को समझने से पहले आपको है ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको समझना पड़ेगा। ये थ्योरी समझोगे तब आपको भूकंप के कारण को समझ में आ जाएगा। भूकंप का क्या कारण होता है ये समझ में आ जाएगा। तो भूकंप के कारण को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होती है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे हम अलग से बना लेते हैं। तीन ऐसे अलग अलग प्लेट होती है। ये देखो, अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, भूपर पट्टी वाला, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट है, इसे क्या कहा जाएगा? अर्थ की क्रस्ट वाला, ऊपर पट्टी वाला पार्ट अर्थ क्रस्ट है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे मैग्मा, लावा वगैरह ये बना हुआ है। और ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट अलग अलग प्लेट है। ये इसके ऊपर क्या कर रही? ये मैग्मा लावा इस पर फ्लो कर रही, तैर रही है। पृथ्वी के अंदर जो इंटीरियर कोर है वहाँ पर क्या है? मैग्मा कोर। ये कोर वाला पार्ट नहीं, ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर मैग्मा लावा है। और ये जो हमारी प्लेट है जहाँ पर हम ठहरे हुए रुके हुए, धरती वाला, ये क्या है? ये अलग अलग प्लेटें हैं। ठीक है, कोई बड़ी प्लेट है, कोई छोटी प्लेट है, अलग अलग प्लेट है। ये उसके ऊपर फ्लो कर रही है, इसे तैर रही है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, अलग अलग छोटी बड़ी प्लेटें होती है, वो मैग्मा और लावा के ऊपर तैर रही है। अब तैर रही है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तैर रही है, ऐसे तैर। देखो ये मैं 3 पॉइंट बताता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब तैर रही है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? तैर रही है इसका मतलब ये दोनों इधर भी जा सकती है। ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये दोनों सामने सामने आ रही। तो अभी क्या करेगा? ये प्लेट माना कि भारी है, भारी होगी तो क्या होगी? ये नीचे चली जाएगी, दब जाएगी, ये प्लेट ऊपर आ जाएगी। इस घटना को क्या कहा जाएगा?
इसको कहा जाएगा सबडक्टिक जोन। सबडक्टिक जोन मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अभिसरण हो रहा है। एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे धस रही है, क्योंकि ये भी इधर आ रही प्लेट है, ये भी इधर आ रही प्लेट है, दोनों एक दूसरे को टकराएगी। ये प्लेट भारी थी तो ये नीचे जमा हो, नीचे दब जाएगी, और ये प्लेट ऊपर आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार से होगा। अब नीचे क्या था, नीचे हमने देखा मैग्मा है, मैग्मा गर्म होता है, इसकी वजह से ये प्लेट पिघलेगी, पिघलेगी तो यहाँ से ये ऊपर आएगी ज्वालामुखी के रूप में, ये वॉल्केनिक के रूप में ऊपर आएगी। ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनो। तो पहले इंसिडेंट में क्या हो रहा है, पहले इंसिडेंट में हो रहा है सबडक्ट जोन, ये याद रखना, सबडक्ट जोन। अभिसरण सीमा, अभिसरण सीमा किसे कहा जा रहा है, यहाँ पर जो सीमा बन रही है इसे अभिसरण सीमा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो बाउंड्री बन रही है उसे अभिसरण, अभिसरण मतलब सबडक्ट। एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से टकराएगी, भारी प्लेट नीचे दब जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर आ जाएगी, इसे कहा जाएगा अभिसरण सीमा। इन दोनों के बीच की सीमा को अभिसरण सीमा कहा जाएगा। इसमें जो नीचे वाली प्लेट दबेगी वो अंदर जाके पिघलेगी, पिघल के वो लावा के रूप में बाहर आएगी और यहाँ पे चट्टान बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चट्टान बन जाएगी। इसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अगर सबडक्टिक जोन कहीं बनेगा तो इसके कारण क्या क्या घटनाएं हो सकती है। तो इसके कारण देखो, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ सकता है, सबडक्टिक जोन के कारण भूकंप आ सकता है, पहली घटना। दूसरी ज्वालामुखी, दूसरी ज्वालामुखी देखने को मिल सकती है, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो सबडक्टिक जोन, इसमें भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे दब जाएगी, जिसके कारण वो बाहर आएगी, तो यहाँ पे ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगी और ये टकराएगी आपस में, तो यहाँ पर वॉल्केनिक वो अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। तो सबडक्टिक जोन के कारण अर्थक्वेक और भूकंप दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है, एक प्लेट नीचे दब रही है, तो ऊपर आने के कारण वहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो सबडक्टिक जोन का एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसके कारण होता है, तो वो सबडक्टिक जोन के कारण हो रहा है। हल्की प्लेट है, भारी प्लेट से टकरा रही है, हल्की प्लेट नीचे जा रही है, इसके कारण वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सबडक्टिक जोन के कारण क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ज्वालामुखी भी हो सकती है और अर्थक्वेक भी देखने को मिल सकता है। ये डायरेक्ट इस पर सब पे क्वेश्चन बन सकता है, सबडक्टिक जोन क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, किस प्रकार से यहाँ पे वॉल्केनिक हो सकती है, माउंटेन कहाँ बनेगा, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछो। माउंटेन यहाँ पर बनेगा, नीचे टकराएगी तो यहाँ पर माउंटेन भी देखने को मिलता है। तो ये पहला था सबडक्टिक जोन। हमने देखा था कि प्लेटें ऊपर चल रही है, मैग्मा के ऊपर, मैग्मा के ऊपर चल रही है तो वो क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकती है। तो पहली चीज़ है कि पृथ्वी आपस में टकराएगी दो प्लेटें, तो अभिसरण सीमा बनेगी, सबडक्टिक जोन बनेगा, उसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी आ रही है। दूसरा पॉइंट, दूसरे में क्या होगा, अब एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से दूर जाएगी, एक इधर जाएगी इधर जाएगी, क्योंकि तैर रही है तो किधर भी जा सकती है, दूर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगी, गर्त बनेगी, गर्त बनेगी, खड्डा बनेगा, तो यहाँ पे जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा चट्टान। जब एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर चट्टान बन जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, क्या बनेगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा स्प्रेडिंग जोन। स्प्रेडिंग मतलब फैल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग जोन के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी तो बीच में से मैग्मा ऊपर आ जाएगा और वो क्या बनेगा, वहाँ पर एक नई जमीन का निर्माण होगा या चट्टान का निर्माण होगा। आपने देखा होगा कई सारे द्वीप एंड आइलैंड हैं, वो इसी की एग्जाम्पल है। कई प्रकार के इस प्रकार से आइलैंड बने हैं वो इसी स्प्रेडिंग जोन के कारण बने हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया के पास में सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कई प्रकार के जो आइलैंड बनते हैं ना, कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण आइलैंड बने, वो इसी के कारण बनते हैं। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसके कारण आइलैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो ही रहा है क्योंकि यहाँ का द्वीप बन रहा है, और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ अर्थक्वेक भी देखने को, थोड़ा बहुत हल्का अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, पर मिल सकता है क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ अर्थक्वेक कम, यहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा, यहाँ ज्वालामुखी भी और अर्थक्वेक दोनों इक्वल देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा जोन कौन सा होता है, तीसरा होता है लेटरल जोन। लेटरल जोन कहो या लेटरल स्लाइडिंग कहो। ठीक है, आपस में एक जगह से घर्षण करना। ठीक है, एक जगह से एक प्लेट यूँ जा रही है, ठीक है, दूसरी प्लेट इसके पास में से यूँ जा रही है, तो ये टकरा नहीं रही, बस ऐसे स्लाइड कर रही है, एक दूसरे के चिपक के जा रही है, एक दूसरे से घर्षण कर, आप दोनों हाथों को ऐसे घर्षो तो ऐसे घर्षण कर रहा है। ठीक है, घर्षण के कारण क्या होगा, घर्षण होगा, इसका मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक तो जरूर आएगा, घर्षण के कारण अर्थक्वेक आएगा।
कहीं पे भी ज्वालामुखी नहीं आएगी, वॉल्केनो इरप्शन नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि प्लेट नीचे दब रही है। तो यहाँ पर तीसरा जो है ना लेटरल जोन, यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकेंगे, यहाँ पर ज्वालामुखी आने के चांस नहीं है। तो पहला हमने देखा सबडक्टिव जोन, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जम रही है, इसके कारण क्या अर्थक्वेक और ज्वालामुखी दोनों देखने को मिल रही है, इसके कारण नए माउंटेन भी बनते हैं। ये पहले पॉइंट में होता है। दूसरे में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या स्प्रेडिंग जोन बन रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण है वो अर्थक्वेक और भूकंप दोनों देखने को मिलता है। चांस ज़्यादा है कि अर्थक्वेक ज्वालामुखी का ज़्यादा चांस है, वॉल्केनिक इरप्शन का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके कारण कई सारे द्वीप भी बने हैं, वो इसी की गतिविधि के कारण बने। तीसरा है ना वो है लेटरल जोन, या लेटरल या स्लाइडिंग बोल सकते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से चिपक के दूर जा रही है, इसके कारण क्या हो सकता है, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। लेटरल जोन के कारण अर्थक्वेक बनता है, और अर्थक्वेक भी कई सारी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। आपको ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आ गई? प्लेट टेक्टोनिक जो इवेंट है ये समझ में आ गया ना, क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक? यही होता है, सिंपल सी बात है। इसमें दो प्लेटें ऊपर से फ्लो कर रही पृथ्वी के नीचे, ये मैग्मा है, उसके ऊपर से ऐसे तैरती रहती है। तैरेगी तो या तो पास में आएगी तो सबडक्टिव जोन बनेगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगी। दूसरी है दूर में जाएगी तो क्या होगा, नया आइलैंड बनेगा। जो हमारा पैसिफिक मिड में जो रीजन है, कई सारे आइलैंड है, वो इसी के कारण बने। तो तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है यूं पास में से दूसरी जगह जा रही है, तो इसके कारण भूकंप आएगा। ये घटना देखने को मिलती है। हिमालय में क्या हो रहा है, हिमालय में दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, ऐसे टकरा रही है, इसके कारण हिमालय में प्लेट, यहाँ पर सबडक्टिव जोन बन रहा है, दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, इसके कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, भूकंप के बारे में बात कर ले। इतनी चीज़ें आपको समझ ली। भूकंप को समझने से पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। इससे रिलेटेड कुछ इवेंट होते हैं, जैसे कुछ वेव्स होती हैं। यहाँ पे देख लो, पी वेव्स होती है, एस वेव्स होती है। इन वेव्स को समझ लो। पी वेव क्या होती है, यहाँ पर हम इमेज की सहायता समझते हैं। यहाँ पे कोई इमेज दी हुई है, ये रही इमेज। यहाँ पे आप देखो, ये अर्थक्वेक का सबसे जो बीच वाला सेंटर है, ये मान लो अर्थ है, यहाँ से भूकंप है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जनरेट हो, इसे क्या कहा जाएगा, इसका जो बीच वाला सबसे बीच वाला पॉइंट है, जिसे फोकस कहा जाता है। फोकस कौन सा एरिया होता है, फोकस कौन सी जगह होती है भूकंप में, जिसे हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। फोकस या हाइपो सेंटर, ये कौन सी जगह होती है जहाँ से भूकंप होता है, वो जनरेट होता है। पृथ्वी के अंदर का वह पॉइंट, या ना ये पॉइंट, पृथ्वी के अंदर का वो पॉइंट जहाँ से भूकंप है वो निकलता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे फोकस कहा जाएगा। फोकस कहा जाएगा या हाइपो सेंटर कहा जाएगा। फोकस और हाइपो सेंटर समझ में आए, दोनों एक ही वर्ड है। फोकस भी सेम है, हाइपो सेंटर भी सेम है। कौन सा पॉइंट है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप वो पैदा होता है, उसे फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाएगा। तो अब ये एपी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर सबसे ज़्यादा भूकंप, ये पृथ्वी है, इसके अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे क्या कह रहे हैं हम, उसे कह रहे हैं फोकस या हाइपो सेंटर। पृथ्वी के अंदर का वो पॉइंट जहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं, फोकस या हाइपो सेंटर कह रहे हैं। बट ये पृथ्वी के ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब ये तो अंदर वाला पॉइंट था, यहाँ ऊपर आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एपी सेंटर। एपी सेंटर पृथ्वी के ऊपर वाला वो पॉइंट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट के ऊपर का वो पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप का वो जो अर्थक्वेक जो आता है उसकी घटना सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा महसूस होता है, उसे कहा जाता है एपी सेंटर। दो पॉइंट समझ में आएगा, हाइपो सेंटर जहाँ से जनरेट होता है और एपी सेंटर जहाँ से सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। इजी पॉइंट था कि हाइपो सेंटर जहाँ से जनरेट होता है, एपी सेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है। एपी सेंटर अर्थ के ऊपर होता है और ये होता है वो अंदर होता है। दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई, तो अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा पी वेव एस वेव क्या होता है। पी वेव तो यहाँ से ये जनरेट हुआ है, ये सेंटर है, यहाँ से जनरेट हुआ है, उसके बाद में अलग अलग वेव की तरह ये फैलेगा, ये इससे वेव होती है उसके थ्रू ये फैलेगा, ऐसे ऐसे फैलेगा। तो ये जो सबसे पहले पी वेव होती है ना, पी वेव का मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है, बहुत ही तेज़ चलती है। कैसे फ्लो होती है, ऐसी इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे पैटर्न में फ्लो होती है। ये ना तो ठोस में रुकती है, ठोस मतलब क्या होता है, सॉलिड जहीं पार्टिकल होती है। अर्थ के अंदर कहीं सॉलिड भी होगा, कहीं लिक्विड भी होगा, कहीं गैसेस भी होगी। तो ये पी वेव होता है वो सब जगह से जाती है। यहाँ पे एपी सेंटर है, ये फैल रहा है तो ये सब जगह से फैलेगी। पी वेव अर्थ के अंदर सब जगह फैलेगी। ठीक है, दूसरी होती है एस वेव। एस वेव क्या होता है, ये ओनली ठोस में ही जाती है,
पी वेव हमने देखा जो सब जगह फैल रही है, पी वेव जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके बाद में एक सबसे फास्ट वेव जनरेट होगी, तरंग जनरेट होगी, उसमें पहली पी वेव हो रही है। पी वेव जो सब जगह जा रही है, प्राइमरी वेव है, वो कहीं पे भी नहीं रुक रही है, वो सॉलिड लिक्विड गैस सब जगह जा रही है, ठीक है। वो ऐसे स्प्रिंगिंग करती जाती है, स्पेस कंपेस मतलब ऐसे जाती है, कहीं स्प्रेस करती है वे दबाती है, कहीं स्प्रेस करती है जहाँ दबाती है। दूसरी है एस वेव, ये कैसे जाती है, ये इस प्रकार से जाती है, ये पहले देखी पी वेव ऐसे जाती है, और ये जो एस वेव है इस प्रकार से जाती है। ये ओनली ठोस जहाँ माध्यम दिखाई देता है वहीं से गुजर पाती है, जहाँ लिक्विड और गैस आ गया वहाँ से ये पास नहीं हो पाती है। तो एस वेव ओनली ठोस में ही जाएगी, ठीक है। पी वेव वो तीनों में जाएगी, ठोस तरल गैस तीनों में जाएगी, और एस वेव है थोड़ी धीमी होती है पी वेव की तुलना में, तो ये उसमें ओनली जा पाती है। तीसरा है बॉडी वेव, पहला हमने एस पी, तीसरा है बॉडी वेव। बॉडी वेव क्या होती है, ये दोनों है, इसमें सॉलिड भी ठोस भी है, लिक्विड भी है, गैस है, यानी कि एस वेव भी इसमें आती है, पी वेव भी आती है, ये दोनों प्रकार की वेव इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों के अंतर थे, एस वेव क्या होता है, पी वेव क्या होता है, और बॉडी वेव क्या होती है। फिर हमने हाइपोसेंटर देखा, एपिसेंटर देखा, ये क्या एक टर्मिनोलॉजी थी कि किस प्रकार से ये उत्पन्न होती है। फिर अर्थक्वेक कैसे बनता है, अब हमने इतना समझा था कि प्लेट की अलग अलग टेक्टोनिक हो रही है, प्लेटें टकरा रही है, दबाव हो रहा है, अलग अलग प्रकार की हो रही है, जिसके कारण से क्या अर्थक्वेक, जब प्लेटें होती है उन पर दबाव बढ़ेगा, या तो वो एक से दूसरी जगह जाएगी तो भी दबाव पड़ेगा, या आसपास से घर्षण करेगी तो भी दबाव पड़ेगा, या फिर क्या कर रही है एक के नीचे दूसरी दब रही है तो भी दबाव पड़ रहा है, आपस में थोड़ा बहुत टकराव हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण प्लेट है वो स्लीप होगी और देखने को मिलेगा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। और ज्वालामुखी कैसे होगा, ज्वालामुखी जब नीचे दबेगी प्लेट, ज्वालामुखी में प्लेट नीचे दबेगी तो अंदर जाके पिघलेगी तो वो पृथ्वी पे ऊपर आके फूटेगी, तो जिसके कारण से ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। तो प्लेट अर्थक्वेक और ज्वालामुखी में थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि अर्थक्वेक तो छोटी मोटी घटना में भी देखने मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक के 3 पॉइंट है ना, सबडक्टिव जोन, लेटरल जोन और वो स्लाइडिंग वाला जोन, तीनों में अर्थक्वेक तो देखने को मिल सकता है। पर ये वॉल्केनिक इरप्शन है, ये ओनली सबडक्टिव और जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है वहीं देखने को मिलता है, तीसरे में देखने को, जहाँ घर्षण कर रहा है वहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये तीनों में अंतर है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की प्लेट ये अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं अर्थक्वेक के, एक अर्थक्वेक का टाइप होता है जिसमें क्या होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण देखने को मिलता है, जिसने अभी हमने समझा था कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, पास आ रही है, घर्षण कर रही है, ये तो एक टाइप होता है। दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा जिसमें होता है क्या होता है, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक कहीं इरप्शन भी हो रहा है किसी कारण से, तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा मानव, जहाँ कहीं ह्यूमन है, इंडिजिनस है, वो क्या करते हैं, वो खनन वगैरह कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कुछ ऐसी जैसे हमने देखा था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो इसके कारण भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो अर्थक्वेक के अलग अलग रीजन से देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि एक तो ह्यूमन कारण होते हैं, मतलब मानव के कारण तो ये हो जाता है, इंडिजिनस क्या जाता है मतलब इंसान निर्मित करता है इसे, इंसान कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, कोई डैम बना लिया है, इस प्रकार से वो जनरेट कर सकता है। फिर दूसरा कारण क्या देखा था, दूसरा कारण वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है। तीसरा हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, ठीक है। 3 कारण है, ये चीज़ बात करें। फिर अब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये बात देख लो, ये तीनों चीज़ें हैं। सबडक्टिव जोन, जहाँ नीचे दब रही है प्लेट है, इस प्रकार की प्लेट नीचे दबेगी, भारी प्लेट नीचे दब गई, हल्की प्लेट ऊपर आ गई, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर भूकंप देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये बाहर आ रही है, यहाँ मैग्मा बाहर आया, तो ज्वालामुखी भी देखने को मिली, मैग्मा भी बाहर आ गया। और ये लेटरल जोन, एक इधर आ रही है, एक दूर जा रही है, बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण यहाँ पर भी भूकंप देखने को मिलेगा। तीसरा क्या हुआ, दूर दूर जा रही है, एक प्लेट दूसरी का स्प्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे नई जमीन बनेगी, यहाँ पे नए पठार पर्वत देखने को मिल सकते हैं स्प्रेडिंग के कारण, तो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों में अंतर था, ये सारी चीज़ें। फिर ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ये जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्लेट है, यहाँ पे प्लेट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से कहीं दूर जा रही है, कहीं इसमें पास आ रही है, इस प्रकार की ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ सर्वाधिक अर्थक्वेक भी यहीं देखने को मिलते हैं सर्वाधिक। यहाँ पे वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो भी यहीं देखने को मिलता है, वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो भी यहीं देखने को मिलते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर ये हिमालयन रीजन देख लो, यहाँ पे एक प्लेट है दूसरी प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ पे भी ये देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हिमालयन रीजन है यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ ज्वालामुखी देखने को ज़्यादा मिलती है, ज्वालामुखी है तो भूकंप भी देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, सरकम पैसिफिक बेल्ट पर मेंस में क्वेश्चन पूछा था। ये मिड एटलांटिक रीज है, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी प्लेट है जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। प्रीलिम में बात करें तो भूकंप ने यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, सिस्मिक जो भूकंप को मापने आती है, तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि ये सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है और किसके कारण होती है। फिर 13 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भूकंप है, ग्लेशियर है, ज्वालामुखी के, इनके किन के कारण सुनामी देखने को मिलती है। तो ऐसे लिंक किया था, ये सुनामी है, सुनामी किसकी वजह से आती है, तो उसमें कारण दे दिया भूकंप के कारण सुनामी आती है, या फिर ज्वालामुखी के कारण आती है, या ग्लेशियर के कारण आती है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। 2010 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो यूपीएससी ने प्रीलिम में समय समय पर इस पे क्वेश्चन पूछे। मेंस में भी पूछा, 2022 में पूछा था कि भूकंप कौन कौन से एरिया है जो भूकंप के प्रति वनरेबल है, संवेदनशील है, जहाँ सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पर उत्तर में आप कैसे लिख सकते हो, जिसे टेलीग्राम में दिया हुआ भी है इसका आंसर वगैरह, कि इसके लिए पहले आपको भूकंप को समझाना है कि भारत है वो भूकंप के सिस्मिक जोन 4, 2nd और 5th में आता है। फिर बताना है कि हिमालयन जो जोन है, जो एल्पाइन हिमालय का रीजन है, वहाँ पर भूकंप देखने को मिलता है। हमारे अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, ये रीजन है यहाँ पर भूकंप देखने को मिलता है। फिर इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। भवन जो निर्माण होते हैं उनके लिए कोड दिया गया है, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हो। फिर 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था कि हिमालयन क्षेत्र में भूकंप क्यों देखने को मिलते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी पूछा है। 2015 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड। तो समय समय पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। अगर क्वेश्चन और उसके हिंट दोनों चाहिए, आंसर कैसे लिखना है, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये आपके जो स्टैटिक्स का पार्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये आर्म्ड फोर्सेज से संबंधित है, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल से संबंधित है। क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो आर्म्ड फोर्सेज से रिलेटेड मामले होते हैं उसे निपटाने के लिए अभी इसे ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा करी है कि आर्म्ड फोर्सेज के लिए अलग से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बनाया जाए। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधिकरण बोलो या प्राधिकरण बोलो। ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसे न्यायाधिकरण बोलते हो या प्राधिकरण भी बोल सकते हो। जो जैसे जुडिशरी कैसे काम करती है, न्याय देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये ट्रिब्यूनल भी काम करता है, जिसे अधिकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल अधिकरण को हो, न्यायाधिकरण को, प्राधिकरण को हो, कुछ भी कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो सशस्त्र बल होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस होती है, उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाओ जो इनके रिलेटेड जो भी मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से लंबी रिलेटेड है और वो लंबे समय से पेंडिंग पड़े, लंबित पड़े हैं, तो इनके तुरंत समाधान के लिए एक अलग से आप है सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ट्रिब्यूनल बनाओ, एक न्यायाधिकरण बनाओ जो इनके मामलों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बात करें ट्रिब्यूनल की जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, जो इनके रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल बने हैं तो इनकी स्थापना करी गई थी 2009 में। 2009 में इनसे रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल उसकी स्थापना करी गई थी, कौन से अधिनियम के तहत, तो आर्म्ड फोर्सेस न्यायाधिकरण अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट है, उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट कब का है ये एक्ट, ये 2007, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 है, इसके तहत आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई है। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पहले ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, इसकी स्थापना कब करी गई है, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, इसके तहत 2009 में इसकी स्थापना करी गई है। इसका मतलब यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब होता है स्टैचरी, स्टैचरी का मतलब है जिसका निर्माण है किसी एक्ट या अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, वो एक वैधानिक निकाय होता है। तो ट्रिब्यूनल एक वैधानिक निकाय है। अब इसे क्या क्या काम सौंपे गए हैं, कौन कौन से मामलों के तहत ये काम कर सकता है, तो ये आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950 ये भी 50 है, और एयरफोर्स एक्ट 1950। ये अलग अलग हमारी जो सेनाएं होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके लिए अधिनियम बनाए गए। तो इन तीनों अधिनियमों के तहत ये क्या कर सकते हैं, जो आर्मी होते हैं उनके कमीशन से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट है, उनके एनरोलमेंट है, उनकी सर्विस कंडीशन है, इन संबंधित नियम बना सकते हैं। यानी कि ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, तो ट्रिब्यूनल को अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से पावर दी गई है। 1950 आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, ठीक है, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट,
इन तीनों अधिनियमों के माध्यम से इन ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके लिए कमीशन तैनात करने हो, अपॉइंटमेंट नियुक्ति करनी हो, उनका एनरोलमेंट करना हो और सर्विस के लिए क्या कंडीशन क्या नियम बनाने, ये सब तय करने का, ये सब करने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, ये सेना अधिनियम 50, नौसेना और वायुसेना तीनों अधिनियमों के तहत कमीशन, नियुक्ता, नामांकन और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको है, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को दिया गया है। उक्त अधिनियम के माध्यम से ये सैन्य न्यायालयों के आदेश, निर्देशक, दंडादेश के लिए अपील भी कर सकते हैं। यानी कि इसके मामलों में जो अपील करनी होगी आपको, तो अपील भी की जा सकती है। सेना ने कोई दंड दिया तो आप अपील यहाँ कर सकते हो। यहाँ कोई आपको दिक्कत होती है, इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी कि आपको आर्म्ड कोर्ट में कुछ सजा दी जाती है या सेना के द्वारा कोई सजा दी जाती है, तो आप यहाँ पे अपील करोगे ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, यही है कि जो मार्शल के द्वारा जो भी आपको अपील वगैरह करी गई है, आपको दंड दिया गया है, तो उसके खिलाफ इस न्यायालय में आप अपील कर सकते हो और इसके ऊपर आप न्यायालय में अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में अधिकार है कि आप कोई इस अपील को खारिज भी कर सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार से बेंच बनी हुई, प्रिंसिपल है, क्षेत्रीय, सर्किट बेंच भी बनी हुई है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंबर कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके मेंबर होते हैं, जो सेवानिवृत्त जज होते हैं ना वो इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद में कौन हो, सशस्त्र बलों में जो काम किए हुए हैं, जिनके पास में 3 वर्ष तक मेजर की जनरल की अध्यक्षता हो, मतलब इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, जो प्रथम मेंबर होते हैं यानी कि अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। इसके अध्यक्ष कौन होगा, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। उसके बाद में 2 अलग अलग और मेंबर होते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, इसके लिए 3 साल तक मेजर रहा होना चाहिए। वो व्यक्ति जिसे ये बनना है तो उसे 3 साल तक मेजर के रैंक पर काम कर रहा होना चाहिए या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ में 1 वर्ष तक जज एडवोकेट जनरल की भी, JAG की भी उसके पास में वो होनी चाहिए, उपलब्धता, योग्यता होनी चाहिए, तभी जाके वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, कार्य क्या करता है ATF, कार्य वही होता है, इसके लिए अलग अलग नियम बनाए कि उसके तहत सेना के जो भी मामले उनका निपटान करता है। साथ ही साथ में कार्यवाही सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ये नियम बनाया गया है, 2008 का एक नियम है, रूल है, एज पर द रूल आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 2008, इसके तहत भी ये काम करते हैं। इनके सारे जो कार्यवाही होती है वो अंग्रेजी में कंडक्ट करवाई जाती है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया का पालन करते हैं। इनकी कहाँ कहाँ ये ब्रांच देखने को मिलती है, तो न्यू दिल्ली में है नेशनल लेवल की, फिर चंडीगढ़, लखनऊ यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको याद नहीं रखना, हेड ब्रांच का न्यू दिल्ली में है। तो ये इसका उद्देश्य है और इस प्रकार से ये काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वीजा पॉलिसी से रिलेटेड है और 2 नई वीजा कैटेगरी से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बात करें क्या चीज़ हुई है, जो हमारी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर ही है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, कौन है होम मिनिस्टर, अमित शाह जी। तो होम मिनिस्ट्री की ओर से कहा है अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, कहाँ का है, ये स्टूडेंट है बाहर का, किसी देश का, फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडोनेशिया या किसी अफ्रीकी देश का है, जो अफ्रीकी देश का, अफ्रीकी देश में आप मान लो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से आप मान लो डिविलियर्स का बच्चा है, AB डिविलियर्स है ना, उसका बच्चा है, वो भारत से उसने ग्रेजुएशन वगैरह ऑलरेडी करी हुई है, या पहले उसने कुछ करी हुई भारत से पढ़ाई वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह, उसको और एजुकेशन भारत से प्राप्त करनी है। क्या करना है, भारत से और एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या डॉक्टरेट करनी और करना है, उसने भारत से कुछ तैयारी व्यारी पहले से करी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है कि आप 2 नई वीजा कैटेगरी के तहत ऑनलाइन वीजा प्राप्त कर सकते हो। ये वीजा कौन कौन से, एक है ई स्टूडेंट वीजा, ई स्टूडेंट वीजा, दूसरा है ई स्टूडेंट वीजा एक्स। तो पहले का नाम है ई स्टूडेंट वीजा, दूसरा नाम है ई स्टूडेंट वीजा एक्स है, ई स्टूडेंट वीजा, दूसरा ई स्टूडेंट वीजा एक्स। अब दोनों में अंतर क्या है और किसके लिए है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बाहर के स्टूडेंट है, भारत के नहीं, बाहर के स्टूडेंट है, जैसे किसी और देश के, भारत को छोड़ के किसी और देश के नागरिक है, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान अलाउ नहीं है तो बाहर रखा हुआ उसको, ऐसे इसमें लिखा नहीं, बट मैं कह रहा हूँ वो बाहर है, उसके बच्चे नहीं आ सकते यहाँ पे। तो भारत के अलावा किसी और देश के जो स्टूडेंट हैं वो भारत में तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको बोला है कि आपने भारत से पहले कोई ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर रखी है, अब वापस आपको भारत में और कुछ पढ़ाई करनी है और कुछ करना है, तो आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है, स्टडी इन इंडिया, ये एक पोर्टल है, ये भी वेबसाइट है, इसके बारे में भी देखेंगे। इस वेबसाइट से आप है जो आप कोर्स करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी, डॉक्टरेट करनी, जो भी आपको चीज़ करनी, यहाँ से आप ऑनलाइन माध्यम से एनरोलमेंट कर सकते हो, ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भारत में पहले आपने पढ़ाई कर रखी है। तो ये ई वीज़ा और ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा क्या है,
तो ये बाहर के स्टूडेंट के लिए जो भारत में वीज़ा लेना चाहते हैं स्टूडेंट के तहत, तो उसके लिए स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल है, इसके माध्यम से वो वहाँ का वो ले सकते हैं, ठीक है, वीज़ा ले सकते हैं। इसमें क्या होता है स्टडी इन इंडिया पोर्टल में, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो अंतर्राष्ट्रीय, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मतलब किसी और देश के स्टूडेंट हो, तो इसके तहत आप वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से आपको ग्रेजुएशन करनी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, पीएचडी करनी हो या कोई भी पाठ्यक्रम करना हो, तो आप इसके लिए पात्रता हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई एजुकेशन ही प्राप्त करनी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई। ई स्टडी पोर्टल इंडिया क्या होता है, दो यहाँ पे इंग्लिश में देख लो एक बार, ई स्टूडेंट वीज़ा और दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स पीछे लिखा दिया गया। तो एक्स ये क्या होता है, ये डिपेंड किसी पे करता है, ये इस पे करते हैं, एक्स मतलब बाद में छोड़ चुके हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो दोनों रिलेटेड ही है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। ई स्टडी इन इंडिया पोर्टल SII पोर्टल क्या करता है, तो SII पोर्टल है, ये क्या करता है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, हमारे देश में उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अलग देशों के स्टूडेंट है, उनको जानकारी प्राप्त करने की भारत में कैसे स्टडी होती है, हायर इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से, स्टडी इन इंडिया वेबसाइट है, उसके माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि अलग अलग देशों से भारत में स्टूडेंट पढ़ने आए और भारत की जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें वो अपना योगदान दे, ताकि भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में स्थापित किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर हाई ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है, विभिन्न जो पाठ्यक्रम उनके बारे में जानकारियाँ हैं, इसके साथ में योगा है, आयुर्वेदा है, इनके बारे में भी जानकारियाँ दी गई है। इस पोर्टल पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप कहाँ से रिसर्च कर सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो, वीज़ा का कैसे अप्लाई करना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पाठ्यक्रम कैसा होगा, सिलेबस क्या क्या चीज़ें होगी, क्या पढ़ाई जाएगी, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ये जो पोर्टल है यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है ताकि आप यहाँ से आके पढ़ाई कर सको, ठीक है। यही बात यहीं पे करेगी, स्टडी इन इंडिया वेबसाइट है डेडिकेटेड, तो हायर एजुकेशन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल इस वीज़ा पॉलिसी से और दो नई वीज़ा से रिलेटेड था। दो नई वीज़ा कौन कौन से हैं, एक ई स्टूडेंट, बस सिंपल नाम याद रखना, इस आर्टिकल में सिंपल इतना याद रखना, ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट वीज़ा एक्स, ये दोनों क्या है, ये बाहर के स्टूडेंट के लिए है। हमने बात करी थी डिविलियर्स का बच्चा, यानी कि वो बाहर का होगा, उसको बाहर से पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो पढ़ लेगा, पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए क्या करेगा, स्टडी इन इंडिया पोर्टल पे जाएगा, वो सिलेबस देखेगा कि ये सिलेबस है, उसको जो भी तैयारी करनी है उसमें से वो डिसाइड करेगा और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देगा। और अप्लाई तभी कर पाएगा जब वहाँ आपको उस पर पढ़ना होगा। और उद्देश्य क्या है, भारत में एजुकेशन हब के रूप में इसे स्थापित करना, ताकि यहाँ लोग बाहर से पढ़ने आए, तो पढ़ने आएंगे तो इसका बेनिफिट भारत को देखने का मिलेगा। बस सिंपल सा इतना ही इसका उद्देश्य है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है लीड स्कीम के बारे में। लीड यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्कीम रिपोर्ट 2024। स्कीम नहीं है, ये रिपोर्ट है, मैं बार बार भूल जाता हूँ इसका, ये रिपोर्ट है, स्कीम नहीं है, ठीक है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये एक रिपोर्ट है, विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता, इस रिपोर्ट 2024। सबसे पहले इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये जो है इस रिपोर्ट का 6ठा संस्करण है, 6th एडिशन है। पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है उसका 7th एडिशन आता है, ठीक है, अलग अलग बुक का, उस प्रकार से ये इसका 6th एडिशन है। तो लीड स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, ये इसकी फॉर्म लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, फुल फॉर्म याद रखना लॉजिस्टिक ईज, क्योंकि फुल फॉर्म से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर है। फुल फॉर्म क्या, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लॉजिस्टिक क्या होता है, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये कितना आसान है, इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक। अगर एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना आसान है तो वहाँ का लॉजिस्टिक अच्छा है, और मुश्किल है तो वहाँ का लॉजिस्टिक खराब है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यहाँ से कोई चीज़ है कोरियर करवानी है दिल्ली के लिए, मैं जैसे रह रहा हूँ महाराष्ट्र मुंबई में रह रहा हूँ, और मेरे को दिल्ली के लिए कोई चीज़ है वो कोरियर करवानी है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था होगी। कहीं से भी मैं ट्रांसपोर्टेशन करूँ तो एक दिन में मेरी वस्तु है वो मुंबई से दिल्ली पहुँच जाए, इसका मतलब यहाँ का लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है और मेरी वस्तु है एक दिन में पहुँच गई। तो ये जितना ईजी होगा तो वहाँ का लॉजिस्टिक इतना अच्छा होगा, और ये टफ होगा या मुश्किल होगा, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ का लॉजिस्टिक खराब है। तो इस आधार पर इसे लॉजिस्टिक को बेहतर करने के लिए अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरी के बीच में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है।
जिससे क्या होगा, अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा होगी, वो अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र होता है उसे बेस्ट करने में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये इस लिस्ट का, इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉजिस्टिक को बेस्ट करना। उद्देश्य क्या है, इंसाइट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस होता है बेहतर करने के लिए ये कोशिश की जाती है। इसके अलग अलग पिलर्स है। क्या है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वहाँ पे रोड वगैरह, कनेक्टिविटी कैसी है, सर्विस कैसी चीज़, मतलब सर्विस एक वस्तु से एक स्थान को दूसरे स्थान पे कैसे आसानी से भेजा जा रहा है। फिर ऑपरेटिंग, मतलब क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, आपको बाहर कोई चीज़ भेजनी होती है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलेटरीज की आवश्यकता होती है, काफ़ी माथाकूट होती है। ठीक है, तब जाके भेजा जा सकता है। फिर सस्टेनेबल कितना है, लॉजिस्टिक कितनी आसानी से, कितनी सस्टेनेबिलिटी से भेजा जा रहा है, इसका मतलब पॉल्यूशन वगैरह का ध्यान रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये कुछ पिलर्स है, 4 पिलर्स है जो कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। ये मेंस में भी काम आ सकता है। ये जुड़ा हुआ टॉपिक, मान लो कि किसी भारत में अलग अलग राज्यों के बीच में असमानता पाई जाती है, इसका क्या कारण है। यूपी की इकोनॉमी से महाराष्ट्र गुजरात की इकोनॉमी बेहतर है, तो उसमें आप ऐसे भी लिख सकता हो कि इसमें लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस राज्य का लॉजिस्टिक क्षेत्र बेहतर होगा, वहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो बेहतर होगा। ठीक है, वहाँ पे एक्सपोर्ट बेहतर होगा तो वहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, और वो सारी चीज़ें आप ऐसे काउंटर कर सकते हो कि लॉजिस्टिक है वो भूमिका निभाता है। इसलिए लॉजिस्टिक क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, लॉजिस्टिक परफॉर्म है वो बेहतर करना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, आप मेंस में भी लिख सकते हो, वहाँ पर भी ये आपका टॉपिक है वो काम आ सकता है। ये लॉजिस्टिक से रिलेटेड था, और इसे कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य हम देख ही चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से राज्य ने टॉप करा है ये याद मत रखना, बस थोड़ा है। कोस्टल में गुजरात ने टॉप किया है, कोस्टल ग्रुप है उसमें गुजरात ने टॉप किया है। फिर फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश है, और इसमें केरला है एस्पायर में। फिर लैंडलॉक में कौन सा है, ये हरियाणा है लैंडलॉक में। फिर नॉर्थ ईस्ट में असम है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है। तो ये कुछ यहाँ पे रैंक दी गई है, तो इसे आप सारी तो नहीं बट थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बनिहाल बाईपास के बारे में। यहाँ पे बनिहाल हाईवे जाता है। ठीक है, यहाँ से जाता था, बट अब यहाँ पे क्या होता कि ये दुकान वगैरह बहुत ज़्यादा थी। दुकान वगैरह जाने से क्या होता, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी। और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम चीज़ें भेज रहे हैं जो कि हमारी आर्मी से रिलेटेड है ना, आर्म्स वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, जो भी इनकी हेल्प करनी होती वो सारी यहीं से होकी जाती है। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दुकानों की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। ये देखो यहाँ पे रोड जा रही थी पहले एक, तो यहाँ पे दुकान वगैरह सारी आ गई थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बाईपास ही बना दिया, बनिहाल बाईपास, जो डायरेक्ट जोड़ेगा मेन हाईवे से। मेन हाईवे कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर जो 44 है 44 है, उसको जोड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, पहले जो टाइम लगता था अब वो टाइम कम लगेगा। ये 4 लाइन हाईवे है, तो हमारी जो सेना है, आर्मी है, वो अपना हथियार आसानी से भेज सकती है। जो भी उनको हेल्प वगैरह भेजनी होगी वो आसानी से भेजी जा सकती है। तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, इसलिए ये बाईपास बनाया गया है। 2 किलोमीटर लंबा है ये बाईपास। ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल शहर तक जाने वाला 2 किलोमीटर का लंबा बाईपास है। 4 लाइन है, 4 लाइन है, 2 लाइन आने की 2 लाइन जाने की, 4 लाइन हाईवे है। ट्रैफिक की समस्या को दूर करेगा। वो NH 44 है, उसके राम और बनिहाल खंड को जोड़ेगा। 2 किलोमीटर लंबा है और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। NH 44 के बारे में बात करें तो ये देश का सबसे लंबा हाईवे है, 3745 किलोमीटर लंबा है। ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ये NH पहले 7 के नाम से जाना जाता था, NH 7, लेकिन अब क्या NH 7 नहीं, अलग अलग जो भी हाईवे थे उनको जोड़ के बना गया। पहले NH 7 सबसे लंबा था, पर अब क्या किया है, NH 44 को सिंगल हाईवे नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक अलग हाईवे है, फिर यहाँ से एक अलग हाईवे था, इन सबको जोड़ के बोल दिया नाम NH 44। ये सारे जो हाईवे हैं इसमें एक नहीं है, 7 अलग अलग हाईवे, इनको जोड़ के NH 44 नाम दे दिया गया। ये सारी चीज़ें याद रखने की नहीं, आपको ये चीज़ याद रखना NH 44 पे कौन कौन सी सिटी है। ठीक है, ये सारी सिटी जलंधर है, यहाँ पे दिल्ली है, फरीदाबाद है, पालवा है, आगरा है, ग्वालियर है, झांसी है, सागर है, फिर नरसिंहपुर है, नागपुर है, और ये आदिलाबाद है, फिर कौन सा है, ये हैदराबाद है, कुर्नूल है, बेंगलुरु है, ठीक है, ये सेलम है, मदुरई है, और कन्याकुमारी। तो कुछ और सिटी याद रखो ना रखो, कन्याकुमारी तो याद रह जाएगी, मदुरई को याद रख लो, बेंगलुरु को याद रख लो, कुर्नूल को याद रख लो, हैदराबाद को, नागपुर को, फिर झांसी को, आगरा को और दिल्ली को। ये सिटी याद रखना कि ये NH 44 पे आती है। यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि NH 44 से कौन कौन सी सिटी है वो टच करती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा सकता है, यूपीएससी या कोई आप और भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कुछ और डिटेल दी गई है, कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, तो ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 11 राज्यों से होकर गुजरता है। सिटी में आगरा है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, बेंगलुरु है, इन महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरता है। निरंतर नहीं, अलग अलग 7 हाईवे उनको जोड़ के ये हाईवे बनाया गया है। तो ये हमारा NH-44 से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ITBP, भारतीय तिब्बतीय सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका फुल फॉर्म इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी फुल फॉर्म है। बात करें ITBP की, अभी क्या हुआ है, ITBP को यहाँ पे तैनात किया गया, जो चीन भारत की बॉर्डर है वहाँ पर ITBP को तैनात किया गया, इस वजह से चर्चा में। चर्चा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे काम की चीज़ है ITBP। ITBP कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स, इसके अंतर्गत 7 ऐसी पुलिस फोर्स बनाई गई है अलग अलग। ITBP है, CRPF है, CAPF है, ऐसे अलग अलग बनाई गई है, तो उसके अंतर्गत ये भी शामिल है। ITBP है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। कौन सी मिनिस्ट्री में कार्य करती है ये? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। उत्पत्ति 1962 में भारत चाइना के बीच में वॉर हुई थी, उसके बाद में CRPF अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया इसे? वैसे 1962 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, और 1992 में इसके लिए अलग से एक अधिनियम भी पारित किया गया था, ITBPF इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स अधिनियम 1992 और उसके में भी इसमें पावर दी गई है। क्या काम करती है? भारत चीन की सीमा है ना 3400 किलोमीटर की, उसकी सुरक्षा करती है। कुछ महत्वपूर्ण भारत में जो संपत्तियाँ लाइक राष्ट्रपति भवन वगैरह है उनकी सुरक्षा भी करती है। हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी विपदा वगैरह आती है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं, तो उसकी रक्षा करने का काम भी इसी का है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF इसके अंतर्गत आती है। इसमें 7 आती, तो ये इसी में शामिल है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। मोटो क्या है? सुरक्षा, दृढ़, सुरक्षा, क्रमनिष्ठा, ये इसका है। कब बनाई गई थी इसे? 1962 में इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था, उसके बाद में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, 1992 में ये अलग से इसके लिए एक्ट लाया गया, इसके तहत इसे पावर भी दी गई थी। क्या क्या काम करती है? 3400 किलोमीटर की इंडिया चाइना की बॉर्डर, उसे सुरक्षा प्रदान करती है, और कुछ इम्पोर्टेंट भवन वगैरह है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ संपत्ति वगैरह, उसे भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और हिमालयन रीजन में जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उनके लिए भी रोकने का, उनकी रोकथाम करने के लिए भी काम करती है। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। हमारी जो समुद्र के आसपास की तटरेखा है, ये हमारा भारत मान लो क्या है, ठीक है, गुजरात से यहाँ से ये पूरा समुद्र से सीमा लगती है, तो इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जाता है कोस्ट लाइन भारत की। तो इसकी पहली जो गणना करी गई थी 7516 किलोमीटर की ये गणना थी। कितनी थी ये किलोमीटर? 7516 किलोमीटर का था। बट तब क्या हुआ था? तब ऐसी ही गणना कर ली थी सीधी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं, हमने सीधी गणना करी थी कितनी सीमा उसे टच कर रहा है बाउंड्री। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास में अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, तो हमने यहाँ पे भी गणना, इससे कितनी सीमा लग रही है, यहाँ पे कितनी बाउंड्री कट कर रही है, यहाँ कितनी कर रही है, सारी चीज़ें हमने कवर करी। उस कवर करने से क्या पता चला? अब सीमा कितनी लग रही है? 11000 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 7500 किलोमीटर थी, अब कितनी है? 11000 किलोमीटर है। तो क्या भारत ने अपना एरिया बढ़ा लिया? एरिया नहीं बढ़ाया भारत ने। ये क्या हुआ? गणना करने का जो तरीका है उसमें सुधार किया है। पहले हमने डायरेक्ट ऐसे काउंट कर लिया था, अब हमने क्या कर लिया? अब छोटी छोटी इन चीज़ों को भी काउंट किया, यहाँ पे कितने किलोमीटर है, यहाँ कितने किलोमीटर है, ऐसे जब हमने काउंट किया तो हमारी जो कोस्टल लाइन कितनी है? तो वो 11000 किलोमीटर की है। तो अब ये याद रखना, पहले हम 7500 किलोमीटर रखते थे, अब आप ये याद रखना कि हमारी कोस्ट लाइन की जो सीमा है वो 11098 किलोमीटर की है, यानी कि 48 इसमें % वृद्धि देखने को मिली है। इसका मतलब भारत ने ग्रोथ नहीं करी है, बट ये गणना करने का जो तरीका है उसमें सुधार किया है। इतनी चीज़ याद रखना।
कहाँ कहाँ वर्दी ज़्यादा हुई है? पश्चिम बंगाल का जो एरिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्दी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के कट बहुत ज़्यादा थे। तो सीधी गणना करी थी तो वहाँ सर्वाधिक वर्दी देखने को मिली है। कहीं पे कमी भी देखने को मिली है, क्योंकि पहले सीधी में वहाँ पे वो ज़्यादा आगे थे। जब अभी नई टीम से हमने गठन करवाया, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, तो उसमें कमी भी देखने को मिली है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी बात हुई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, माथाकुट है नहीं। आप याद रखना कि भारत की कोस्ट लाइन की नई गणना करी गई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत की है वो कोस्ट लाइन में वर्दी देखने को मिली है, क्योंकि हमने तरीका सुधार लिया है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ये था इंडियन कोस्ट लाइन से रिलेटेड था। नेक्स्ट आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? वो है ऑस्टियोपोरोसिस से, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। इसमें होता क्या है? इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसके कारण हड्डियाँ होती है इंसान की, वो कमज़ोर हो जाती है। इससे हड्डियाँ होती है वो पतली हो जाती है, ये मतलब डेंस भी कम होती है, बहुत कमज़ोर होती है। छोटी छोटी बातों में अगर थोड़ा सा आप भार उठाओगे तो आपकी उस भार के कारण वो हड्डियाँ टूट जाती है। मेरे मतलब गांव का ही एक एग्जांपल है, एक लड़का है, वो अगर पानी का लोटा भी उठा लें तो उसकी हड्डी टूट जाती है। एक बार हुआ भी था कि उसने थोड़ा भारी वेट उठाया तो उसकी हड्डी टूट भी गई थी, तो वो लोटा भी नहीं उठा सकता। आप देख लो, 1 लीटर का मग भी वो नहीं उठा सकता है, इतनी उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है। और डॉक्टर को भी दिखाया तो वहाँ पर बोला गया इसमें कैल्शियम की कमी है, तो विटामिन डी वगैरह की गोली वगैरह भी रेकमेंड करी उसको, मेडिसिन भी दी है, कैल्शियम की भी मेडिसिन उसको प्रोवाइड करी है। तो वो सारी चीज़ें करी जाती है ऑस्टियोपेरोसिस में। तो उसको ऑस्टियोपेरोसिस की बीमारी है, जो मतलब हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और पता भी नहीं चलता कि बीमारी है क्या, क्योंकि हड्डियाँ मतलब आप पतले हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये बीमारी है। किसी किसी में होती है जहाँ जिसकी हड्डियाँ कम पतली है बट वो कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा होती है। ये पता कब चलता है? जब टूट जाती है तब पता चलता है भाई अब किसी हड्डी टूटेगी तो वो दिखाने जाएगा तब पता चलेगा भाई इसकी तो हड्डियाँ टूट रही है। तो डॉक्टर बताएगा नहीं इससे ऑस्टियोपेरोसिस है। तो ऑस्टियोपेरोसिस है, नॉर्मल किसी की हड्डी अगर वो पतली दिख रही थी इसका मतलब नहीं है कि वो ऑस्टियोपेरोसिस से परेशान है या उसे बीमारी है। तो ऑस्टियोपेरोसिस है इसका मतलब आपकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, पेन भी होता है, रीढ़ की हड्डी में भी पेन होता है। तो ये कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ठीक है, ये सारा देख लो, वीकनेस, बोन होती काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, डेंस कम होती है और टूट भी जाती है, नॉर्मल कंडीशन में भी टूट जाती है। कुल्हे की जो हिप्स होती है ना, वहाँ की ये कलाई, ये हमारा हाथ है, यहाँ पे जो कलाई है ना, यहाँ से भी टूट जाती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो भी टूट जाती है थोड़ी सी बातों में, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, इसमें पुरानी हड्डी है, टूटेगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और ये होता है जिसमें एस्ट्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, और जो मेल होते हैं ना, मतलब फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, अगर ये कम है तो वहाँ पर एस्ट्रोजन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम है तो उनकी ऑटोमेटिक हड्डियाँ है वो कमजोरी होगी, क्योंकि ये फर्टिलिटी से जुड़े होते हैं, साथ ही साथ में ये स्ट्रॉन्ग से जुड़े होते हैं। कैल्शियम की भी ये डिपेंड करता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो कैल्शियम डिपेंड करता है, विटामिन डी डिपेंड करता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी डिपेंड करता है, जिनके कारण से ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, लक्षण क्या होता है? बस थोड़ी सी बात में बीमारी, हड्डियाँ कमजोर है, टूट जाती है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आम लक्षण क्या है? हड्डियाँ का टूटना है, ये छोटी छोटी बातों में इसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसे मुड़ जाता है, आपने देखा होगा कुछ बूढ़ों में ऐसे उनका शरीर है वो मुड़ जाता है, जब वर्द हो जाते हैं तब उनकी एज हो जाती है तो ऐसे शरीर मुड़ जाता है, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। ठीक है, उपचार क्या है? जीवन शैली में मतलब बदलाव करो, अच्छी डाइट लो, जिम करो, ठीक है, कैल्शियम है, विटामिन डी की सप्लाई लो, और मेडिसिन भी दी जाती है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है? भाषिणी परियोजना से रिलेटेड है। भाषिणी परियोजना, मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही है भाषिणी प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें क्या हुआ? ई श्रम पोर्टल है ना, ई श्रम पोर्टल में कुछ चीज़ें ऐड करेगी। पहले ई श्रम पोर्टल था ना, वहाँ पे लैंग्वेज ओनली एक तो हिंदी थी, ठीक है, और कौन सी थी? इंग्लिश थी, एक दो और लैंग्वेज थी जैसे कि तेलुगु वगैरह भी इसमें लैंग्वेज शामिल थी। बट अभी क्या किया है? इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ऐड कर दी। हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, तो सारी इसमें ऐड कर दी। पहले इसमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मराठी थी, अब भारत की 22 भाषा है वो ई श्रम पोर्टल में शामिल कर दी है। यानी कि आपकी जो भी भाषा, आपकी गुजराती भाषा है तो आप एआई के माध्यम से इंग्लिश को गुजराती में ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि आपसे रिलेटेड क्या है। तो ई श्रम एक पोर्टल है, उसमें बहुत ज़्यादा भाषाएं अब ऐड कर दी गई है। तो ये कौन सी परियोजना के तहत ऐड की है? तो ये है भाषिणी परियोजना, ये हमारा भाषिणी प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये शुरू किया गया है। तो अब भाषिणी प्रोजेक्ट है, इससे जो हमारी भाषिणी परियोजना, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, ये माइटी मिनिस्ट्रियन, इसके तहत ये से परियोजना को शुरू किया गया था।
तो बासिनी परियोजना क्या है, इसे 2022 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके द्वारा MIT मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसमें मल्टी लैंग्वेज का मिशन है, बहुत सारी जो भाषा है उनका अनुवाद किया जाएगा और भारत में जो अलग अलग पोर्टल चलाए जा रहे हैं उसमें वो ऐड किया जाएगा। AI का इसमें उपयोग किया जाएगा और AI की सहायता से भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? बैरियर का खत्म होना, जो लिंगुअल बैरियर है, लैंग्वेज का जो बैरियर है उसे खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूथ मिनिस्ट्री, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है मल्टी लैंग्वेज फैसिलिटी ई श्रम पोर्टल में, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चीज़ भी याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री का ये है? तो ये केंद्रीय श्रम मंत्रालय और युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, इनके द्वारा इसे ऐड किया गया है। और नीचे वाला जो ये भाषिणी प्रोजेक्ट है, भाषिणी प्रोजेक्ट अलग है और जो ई श्रम पोर्टल है ये अलग है। ई श्रम पोर्टल में ये जो भाषाएं ऐड करी गई अभी, ये किसके द्वारा करेगी? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो भाषिणी प्रोजेक्ट है ये किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है प्रोजेक्ट। तो ये दोनों अलग अलग याद रखना। तो भाषिणी प्रोजेक्ट 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें जो भारत की भाषा है उसको ट्रांसलेशन करना है, ये इसका मिशन है। AI बेस्ड ट्रांसलेशन होगा, जिससे क्या होगा कि भारत की भाषा का अनुवाद किया जाएगा, भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कांडला पोर्ट से रिलेटेड है। कांडला पोर्ट अभी इसे बढ़ाने की बात की जा रही है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। ये चीज़ काम की है नहीं। बात कर लेते कांडला पोर्ट की। 1950, इससे पहले क्या था हमारे पास में? हमारे पास में था कराची पोर्ट था, ठीक है। अब कराची पोर्ट कहाँ चला गया? कराची पोर्ट 1947 के बाद में पाकिस्तान के पास चला गया। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो गया था। तो हमें इसके विकल्प में कुछ बनाना था, तो हमने बनाया कराची पोर्ट की जगह हमने कांडला पोर्ट बनाया। कहाँ पर? ये भी गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, गुजरात में लोकेटेड। इसका नया नाम अभी क्या है? नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। नया नाम क्या दिया गया? दीनदयाल पोर्ट दिया गया। ये जो हमारा भारतीय पोर्ट एक्ट है ना 1908 का, इसके तहत इसका नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। कब कर दिया? ये 2017 में कर दिया गया। अब जो कांडला पोर्ट है इसका नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट याद आए तो अभी आप यही लिखना, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट बोलो या कांडला पोर्ट करो, एक ही है। 2017 में इसका नाम दिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? तो भारतीय पोर्ट एक्ट है 1908, उसके तहत ये दिया गया। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में लोकेटेड है। कार्गो के हिसाब से पारादीप बंदरगाह के बाद में दूसरा सबसे पोर्ट है। भारत का जो कार्गो मतलब वहाँ पे कितनी ज़्यादा शिपमेंट की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा पोर्ट में से एक है। पहले नंबर है पारादीप, सेकंड नंबर पे ये आता है कार्गो के हिसाब से, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा कार्गो रुकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा शिप वगैरह रुकती है उस हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है। और इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सबसे पहले यहीं शुरू किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जहाँ पर भारत है वो अपना इकोनॉमी जोन मानती है, मतलब ये भारत की लैंड बाउंड्री है और यहाँ पे 12 नॉटिकल मील है, वहाँ तक जो एरिया है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो ये सबसे पहले कांडला पोर्ट में ही शुरू किया गया था। तो ये आर्टिकल था कांडला पोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है घाना के बारे में। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये रहा घाना, अफ्रीका का ये देश है, ठीक है। ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पे टोगो से बाउंड्री लगती है। ये बुर्किना फासो है। ये कोटेविरी डी आइवरी ये कैपिटल लगती है, मतलब ये बाउंड्री लगती है। यहाँ पर ये माली है, ये गुआना, सियरा लियोने, लाइबेरिया है, ठीक है, कैमरून है, नाइजीरिया है, नाइजर है। तो ये अफ्रीका के देश है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इन सब की, ठीक है। ये UPSC लोकेशन ही पूछेगी। ये PYQ है प्रीवियस ईयर का। तो ये दलदली हिरण जो बारहसिंगा है ये कौन से नेशनल पार्क वगैरह में पाया जाता है, इससे रिलेटेड है। इसे आप अटेंड जरूर करना, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।